हम इंसान अंतरिक्ष में तो लाखों किलोमीटर दूर तक झांक चुके हैं। मतलब हमारे टेलीस्कोप ब्रह्मांड की शुरुआत तक देख रहे हैं। हाँ, एकदम सही बात है। लेकिन अगर बात अपने ही पैरों के नीचे की जाए तो हम कुछ किलोमीटर से आगे नहीं जा पाए हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। हम अक्सर जमीन को बस एक शांत और ठोस चीज मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके ठीक नीचे एक उबलती, खिसकती और चुंबकीय शक्ति से भरी एक बिल्कुल अलग ही दुनिया मौजूद है। हाँ, और वो किसी एलियन ग्रह से कम नहीं है। सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी रहस्यमय दुनिया की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास अर्थ साइंस और जियोलॉजी के बेहतरीन नोट्स मौजूद हैं। और हमारा मिशन है पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना की परतों को एक प्याज की तरह छीलना। ये सफर वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि वो वैसा क्यों है। तो जब हम कहते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाए हैं, तो इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है। अच्छा, कौन सा? कोला सुपर डीप बोरहोल। रूस में जी, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा गड्ढा खोदने की कोशिश की थी। सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, सालों की मेहनत के बाद भी वे सिर्फ 12 किलोमीटर ही गहराई तक पहुंच सके। सिर्फ 12? बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद तापमान इतना ज्यादा हो गया कि उनकी मशीनें पिघलने लगी। बाप रे। अब जरा सोचिए, पृथ्वी का केंद्र लगभग 6371 किलोमीटर गहरा है और हम सिर्फ 12 किलोमीटर तक गए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें अंदर की इन परतों के बारे में पता कैसे चला? इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सीस्मिक वेव्स को, यानी भूकंपीय तरंगें। एग्जैक्टली। जब भूकंप आता है तो ये तरंगे पृथ्वी के अंदर से होकर गुजरती हैं। अच्छा। इन तरंगों की स्पीड और दिशा में होने वाले बदलाव को नापकर वैज्ञानिक पृथ्वी का एक तरह का अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। हाँ, और इसी अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि अंदर कहाँ ठोस चट्टानें हैं और कहाँ पिघला हुआ लावा। तो चलिए इस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के आधार पर पृथ्वी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। हमारी यात्रा सबसे बाहरी परत से शुरू होती है, जिस पर हम खड़े हैं और जहां पूरा जीवन मौजूद है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। हाँ, क्रस्ट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो क्रस्ट पृथ्वी के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सेब का छिलका। बहुत सही तुलना है। ये पूरी पृथ्वी के द्रव्यमान या कह लें मास का केवल 1% हिस्सा है। सिर्फ 1%? हाँ, मतलब पृथ्वी जितनी विशाल है उसके मुकाबले ये परत बस एक बहुत ही पतली सी झिल्ली है। बिल्कुल। लेकिन व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि ये पतली झिल्ली या क्रस्ट भी हर जगह एक जैसी नहीं है। अच्छा, इसमें भी प्रकार हैं। इसे मुख्य रूप से 2 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। एक है ओशियानिक क्रस्ट, जो विशाल महासागरों के नीचे पाई जाती है। ओके। और दूसरी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर हमारे सारे महाद्वीप बसे हुए हैं। तो मतलब जमीन वाली क्रस्ट और समंदर वाली क्रस्ट। एग्जैक्टली। और इन दोनों के बीच का अंतर केवल उनकी लोकेशन का नहीं है, बल्कि उनकी पूरी बनावट, उम्र और स्वभाव का है। तो अगर मैं समंदर की तलहटी में जाके खुदाई करूं और फिर किसी महाद्वीप यानी जमीन पर खुदाई करूं, तो नोट्स के हिसाब से मुझे बिल्कुल अलग तरह की चट्टानें मिलेंगी। बिल्कुल अलग। एक शिक्षक के नजरिए से देखें तो इन दोनों के बीच 5 बहुत ही स्पष्ट अंतर हैं। अच्छा, तो पहला अंतर क्या है? पहला है कंपोजिशन। ओशियानिक क्रस्ट मुख्य रूप से मैफिक चट्टानों से बनी है। मैफिक? हाँ, इसे याद रखने का एक आसान तरीका है सीमा, SIMA। SI का मतलब है सिलिका और MA का मतलब है मैग्नीशियम। ओके, सिलिका और मैग्नीशियम। और दूसरी ओर जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो फेल्सिक चट्टानों से बनी है, जिसे हम सियाल कहते हैं। सियाल मतलब SI और AL। एग्जैक्टली। यहाँ SI फिर से सिलिका है, लेकिन AL का मतलब एल्यूमिनियम है। समझ गया, मतलब एल्यूमिनियम वजन में हल्का होता है और मैग्नीशियम भारी होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं से इन दोनों क्रस्ट के बीच का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, जो हमारा दूसरा बड़ा अंतर है, घनत्व या डेंसिटी का खेल। अच्छा, तो चूंकि ओशियानिक क्रस्ट में मैग्नीशियम और आयरन जैसे भारी तत्व हैं, तो वो ज्यादा भारी और डेंस होगी? एकदम सटीक विश्लेषण। ओशियानिक क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.9 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसमें एल्यूमिनियम है,
वो काफी हल्की होती है, लगभग 2.7। अब कोई भी सोच सकता है कि इस 0.2 के मामूली से अंतर से क्या फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दरअसल इसी डेंसिटी के अंतर की वजह से हमारे सारे महाद्वीप पृथ्वी के भारी हिस्से के ऊपर टिके हुए हैं। अच्छा, तैर रहे हैं। एक तरह से हाँ। जब भी पृथ्वी के अंदर हलचल होती है और टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो जो परत भारी होती है यानी ओशियनिक क्रस्ट, वो ही हमेशा नीचे की तरफ धंस जाती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की होने के कारण हमेशा ऊपर रहती है। बिल्कुल, ये प्रकृति का एक गजब का संतुलन है। और नोट्स में इनकी मोटाई को लेकर भी एक बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, थिकनेस वाला पॉइंट। मुझे हमेशा लगता था कि समंदर इतने गहरे हैं तो उनके नीचे की जमीन बहुत ज्यादा मोटी और मजबूत होगी। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, लेकिन असल में इसका उल्टा है। ओशियानिक क्रस्ट की मोटाई आमतौर पर सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के बीच होती है। हाँ, बहुत पतली होती है। इसके विपरीत कॉन्टिनेंटल क्रस्ट औसतन 40 किलोमीटर तक मोटी होती है, और हिमालय जैसे बड़े पहाड़ों के नीचे तो ये 70 किलोमीटर तक गहरी हो सकती है। और ये हमारा चौथा अंतर है, और इसके पीछे इनके निर्माण यानी फॉर्मेशन का विज्ञान है, जो 5वां अंतर है। फॉर्मेशन का विज्ञान, वो कैसे? ओशियानिक क्रस्ट समुद्र के तल पर लगातार बन रही है और नष्ट भी हो रही है। ज्वालामुखी फटते हैं, मैग्मा बाहर आता है, ठंडा होकर नई क्रस्ट बनाता है। ओके। और फिर वही क्रस्ट दूसरी तरफ जाकर पृथ्वी के अंदर वापस पिघल जाती है। इसलिए ये हमेशा नई और पतली रहती है। अरे वाह! लेकिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पुरानी चट्टानों और लाखों सालों तक जमा हुए अवसादों से बनती है। ये आसानी से नष्ट नहीं होती। तो इसलिए ये मोटी और बहुत पुरानी होती है। बिल्कुल। कुछ कॉन्टिनेंटल चट्टानें तो अरबों साल पुरानी हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, जो शायद इन नोट्स को पढ़ते हुए किसी को भी आएगा। बताइए, क्या कंफ्यूजन है? हम कह रहे हैं कि क्रस्ट ठोस चट्टानों से बनी है, महाद्वीप भी ठोस हैं, लेकिन फिर हम सुनते हैं कि महाद्वीप खिसक रहे हैं, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं। तो अगर सब कुछ इतना ठोस है, तो ये विशालकाय महाद्वीप हिल कैसे रहे हैं? ये किस चीज पर तैर रहे हैं? यह सवाल पृथ्वी की पूरी कार्यप्रणाली को समझने की चाबी है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्रस्ट से थोड़ा और नीचे जाना होगा। मतलब और गहराई में? हाँ, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर की दुनिया में। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, ओके। लोग अक्सर क्रस्ट और लिथोस्फीयर को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिथोस्फीयर एक बड़ी संरचना है। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? ये सबसे बाहरी पूरी क्रस्ट और उसके ठीक नीचे मौजूद अपर मैंटल के सबसे ऊपरी ठोस हिस्से को मिलाकर बनती है। अच्छा, तो ये क्रस्ट और मैंटल का ऊपरी हिस्सा मिलाकर लिथोस्फीयर है। एग्जैक्टली। ये पृथ्वी की सबसे ठंडी और सबसे कठोर परत है। इसकी मोटाई 100 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। पृथ्वी की सतह पर हम जिन टेक्टोनिक प्लेट्स की बात करते हैं, वे असल में इसी ठोस लिथोस्फीयर के टूटे हुए विशाल टुकड़े हैं। तो लिथोस्फीयर एक तरह से वो ठोस और विशाल नाव हो गई जिस पर हमारे महाद्वीप और महासागर बैठे हुए हैं। बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन कोई नाव बिना किसी तरल माध्यम के कैसे चल सकती है? ये नाव जिस नदी पर तैर रही है, वो नदी क्या है? उस नदी का नाम है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर? हाँ, ये लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित है, आमतौर पर 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक। ओके। लेकिन ध्यान रहे, ये पानी की नदी नहीं है, ये अपर मैंटल का ही एक बहुत खास हिस्सा है। तो फिर ये तरल कैसे है? यहाँ की चट्टानें बहुत गर्म हैं, डक्टाइल हैं और सेमी विस्कस या आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। मतलब पूरी तरह से तरल नहीं है? नहीं। इसे समझने के लिए आप बहुत गाढ़े शहद या धूप में रखे गए टार यानी कोलतार की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही चिपचिपा। बिल्कुल। यह देखने में ठोस लग सकता है, लेकिन भारी दबाव के कारण इसमें बहुत धीरे धीरे बहने की क्षमता होती है। ओके, तो ये पूरी तरह से पिघला हुआ लावा नहीं है, बल्कि एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है। एकदम सही। और मुझे याद आ रहा है, हमारे नोट्स में इसे लो वेलोसिटी जोन या LVZ कहा गया है। हाँ, LVZ। यानी जब भूकंप की तरंगें इस परत से गुजरती हैं, तो इस चिपचिपेपन के कारण उनकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। एग्जैक्टली। ये तो एक बहुत ही गजब का मैकेनिज्म है। एस्थेनोस्फीयर की ये सेमी विस्कस प्रॉपर्टी ही वो लुब्रिकेंट है जो ऊपर के कठोर लिथोस्फीयर को अपने ऊपर खिसकने की आजादी देता है। एग्जैक्ट, सही पकड़ा आपने।
एस्थेनोस्फीयर के बिना प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया संभव ही नहीं थी। इसी खिसकाव के कारण पहाड़ बनते हैं, महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं और ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। मतलब ये पृथ्वी का असली इंजन है। हाँ, जो सतह पर हर भूगर्भीय बदलावों को चला रहा है। Here is where it gets really interesting. अब हम एस्थेनोस्फीयर से आगे बढ़ते हुए उस विशाल परत की बात करेंगे जिसका ये सब एक छोटा सा हिस्सा है, यानी पृथ्वी का मैंटल। बिल्कुल। क्रस्ट को तो हमने सेब का छिलका मान लिया था, लेकिन मैंटल उस सेब का मुख्य गूदा है। बिल्कुल सही। नोट्स बताते हैं कि मैंटल पृथ्वी के कुल आयतन या कह लें वॉल्यूम का लगभग 84% हिस्सा कवर करता है। 84%? ये बहुत विशाल है। हाँ, 2900 किलोमीटर गहरी ये एक विशालकाय परत है। लेकिन इस पूरी डीप डाइव में जिस एक तथ्य ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है वो अपर मैंटल के ट्रांजिशन जोन के बारे में है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। 410 किलोमीटर से 660 किलोमीटर की गहराई के बीच इन चट्टानों के क्रिस्टल्स में इतना पानी जमा है जितना पृथ्वी की सतह पर मौजूद सारे महासागरों को मिला दिया जाए तब भी ना हो। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। वही तो, ये कैसे संभव है? इतनी गहराई में जहां सब कुछ उबल रहा है वहां पानी कैसे मौजूद हो सकता है? ये जूलॉजी के सबसे आश्चर्यजनक खुलासों में से एक है। लेकिन यहाँ एक बारीकी को समझना जरूरी है। क्या? ये पानी किसी भूमिगत समुद्र के रूप में नहीं है जहां लहरें उठ रही हों। यहाँ पानी तरल या गैस अवस्था में नहीं है। तो फिर किस रूप में है? ये खनिजों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर फंसा हुआ है। इतनी गहराई में इतना भयानक दबाव होता है कि रिंगवुडाइट और वॉर्ड्सलेट जैसे खनिजों का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ओके, और फिर? और वे स्पंज की तरह बर्ताव करने लगते हैं। पानी के अणु उन चट्टानों के क्रिस्टल जाली या लैटिस के अंदर जाकर कैद हो जाते हैं। अरे वाह! ये पृथ्वी के जल चक्र का एक बहुत गहरा और छिपा हुआ हिस्सा है जो हमें बताता है कि पृथ्वी के अंदर का सिस्टम कितना जटिल है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है यार। चट्टानों के अंदर कैद एक पूरा महासागर। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और अगर हम इस विशालकाय मैंटल को बांटें तो इसके दो मुख्य भाग होते हैं, अपर मैंटल और लोअर मैंटल। अपर मैंटल सतह के करीब है जबकि लोअर मैंटल 660 किलोमीटर से शुरू होकर 2700 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। एग्जैक्टली। तो लोअर मैंटल जाहिर तौर पर बहुत अधिक गर्म और सघन यानी डेंसर होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर ये सब एक ही बड़ा मैंटल है तो भूवैज्ञानिकों को ये कैसे पता चलता है कि अपर मैंटल कहाँ खत्म हो रहा है और लोअर मैंटल कहाँ से शुरू हो रहा है? ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है। मतलब क्या अंदर कोई दीवार या रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है? इसका जवाब डिस्कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे एक टीचर की तरह समझाऊं तो डिस्कंटिन्यूटी पृथ्वी के अंदर कोई दीवार या भौतिक रेखा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये एक ऐसा ट्रांजिशन पॉइंट है जहां चट्टानों का घनत्व और बनावट अचानक बदल जाती है। ओके। जब भूकंपीय तरंगे इस पॉइंट से गुजरती हैं तो उनकी गति और दिशा में अचानक से बदलाव आ जाता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की इस विशेष सीमा को रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी यानी एक ऐसा जोन है जहां दबाव और तापमान इतने चरम पर पहुंच जाते हैं कि खनिजों का रूप ही बदल जाता है। एग्जैक्टली। और चट्टानें अचानक से अधिक सघन हो जाती हैं। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है, वैसे ही मेंटल के दो हिस्सों के बीच रिपेटी डिस्कंटिन्यूटी है। हाँ, ये पृथ्वी के अंदर अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स की तरह है। मतलब ये ऐसा है जैसे हम किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक से कंक्रीट की सड़क डामर की सड़क में बदल जाए। बहुत बढ़िया उदाहरण है। आपकी गाड़ी के टायरों की आवाज और गति तुरंत बदल जाएगी और वैज्ञानिक इन्हीं तरंगों की आवाज और गति से पृथ्वी का नक्शा बनाते हैं। कमाल है। अब इस विशालकाय मेंटल की गहराइयों को पार करते हुए हम अपनी यात्रा के सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंचते हैं। पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा। हाँ, उसका हृदय यानी कोर। जहां मेंटल खत्म होता है और कोर की शुरुआत होती है, उस सीमा को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से भारी धातुओं जैसे लोहे और निकेल से बना है, इसीलिए इसे नाइफ NIFE लेयर भी कहते हैं। और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो दिलचस्प बात यह है कि ये कोर भी कोई एक समान गोला नहीं है। अच्छा, इसमें भी परतें हैं? हाँ, इसे दो बहुत ही अलग अलग परतों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। ओके।
इन दोनों के बीच जो ट्रांजिशन बाउंड्री है उसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। आउटर कोर और इनर कोर का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। और यहीं पर मेरे पास एक बहुत ही तार्किक सवाल है जो नोट्स पढ़ते हुए दिमाग में खटकता है। बताइए। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता है। कोर का तापमान सूरज की सतह जितना गर्म होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, बहुत भयंकर गर्मी होती है। आउटर कोर एक तरल यानी लिक्विड परत है जहां पिघला हुआ लोहा और निकेल पानी की तरह बह रहा है। ये तो बिल्कुल समझ में आता है कि इतने भयंकर तापमान पर धातु पिघल जाएगी। सही बात है। लेकिन इनर कोर जो पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में है और जिसका तापमान आउटर कोर से भी ज्यादा है, वो ठोस अवस्था में है। हाँ, ये एक बड़ा पैराडॉक्स लगता है। वही तो, अगर गर्मी इतनी ज्यादा है तो इनर कोर का लोहा तरल क्यों नहीं है? कुछ भी ठोस कैसा रह सकता है? ये जियोलॉजी का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। इसके पीछे की वजह ये है कि किसी भी पदार्थ का पिघलना सिर्फ उसके तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो और किस पर निर्भर करता है? उस पर पड़ रहे दबाव यानी प्रेशर पर भी निर्भर करता है। आउटर कोर तरल इसीलिए है क्योंकि वहां गर्मी तो बहुत है, लेकिन दबाव इतना नहीं है कि वो लोहे को पिघलने से रोक सके। ओके। लेकिन जैसे ही हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी को पार करके इनर कोर में पहुंचते हैं, खेल पूरी तरह बदल जाता है। मतलब पूरी पृथ्वी का वजन उस छोटे से केंद्र पर आ जाता है? एग्जैक्टली। पृथ्वी का बिल्कुल केंद्र होने के कारण वहां पूरी क्रस्ट, पूरा मैंटल और पूरे आउटर कोर का करोड़ों टन वजन एक साथ पड़ता है। बाप रे। ज्यादा होता है। तापमान लोहे को पिघलाकर उसके परमाणुओं को दूर दूर धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन वो अकल्पनीय दबाव इन परमाणुओं को इतनी जोर से दबा देता है कि वो हिल भी नहीं पाते। अरे वाह। वो फैलकर तरल अवस्था में आ ही नहीं सकते। इसीलिए सूरज जैसी गर्मी होने के बावजूद इनर कोर लोहे और निकेल का एक बेहद सघन और ठोस गोला बना रहता है, जो आउटर कोर के तरल सागर में डूबा हुआ है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। गर्मी पिघलाना चाहती है लेकिन दबाव ने उसे कस के बांध रखा है। बिल्कुल। और जो ये आउटर कोर है जो तरल लोहे का समंदर है, मुझे लगता है इसका तरल होना हमारे अस्तित्व के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी भूमिका जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी है, राइट? बहुत बड़ी। अगर आउटर कोर तरल ना होता तो आज पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं होता। सच में। हाँ, आउटर कोर में जो तरल लोहा मौजूद है वो कोई शांत तालाब नहीं है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और अंदर की भीषण गर्मी के कारण ये पिघला हुआ लोहा लगातार बड़ी बड़ी धाराओं के रूप में उबलता और बहता रहता है। ओके। जब इतनी भारी मात्रा में सुचालक तरल धातु इस तरह से बहती है और घूमती है तो वो डायनमो प्रोसेस को जन्म देती है। डायनमो प्रोसेस मतलब एक जनरेटर की तरह? एग्जैक्टली। ये एक विशाल जनरेटर की तरह काम करता है जो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, और यही इलेक्ट्रिक करंट हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड वो अदृश्य कवच है जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए। बिल्कुल सही। हम भले इसे देख नहीं सकते, लेकिन अगर ये चुंबकीय कवच न हो तो सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेडिएशंस हमारे वायुमंडल को कब का खत्म कर चुके होते। हाँ, सब कुछ तबाह हो जाता। हमारे महासागर अंतरिक्ष में भाप बनकर उड़ जाते और पृथ्वी एक बंजर ग्रह बन जाती। यानी हम जो क्रस्ट पर आराम से बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, हमारी इस सुरक्षा की चाबी हजारों किलोमीटर नीचे उस खौलते हुए तरल लोहे के जनरेटर के पास है। बिल्कुल। पृथ्वी की हर परत एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। ये सब एक बेहद जटिल और परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो पृथ्वी सिर्फ चट्टानों का एक बेजान गोला नहीं है। ये एक बेहद डायनामिक और जीवंत प्रणाली है। हमने देखा कि कैसे क्रस्ट की अलग अलग बनावट ने हमारी जमीन को आकार दिया। भारी ओशियानिक और हल्की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बिल्कुल। कैसे लिथोस्फीयर की कठोर प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के सेमी विस्कस जोन पर आसानी से खिसक रही हैं और दुनिया का भूगोल बदल रही हैं। हाँ। हमने विशालकाय मेंटल को समझा, उसके ट्रांजिशन जोन में छिपे खनिजों के अंदर के पानी को डिकोड किया, और रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी के बारे में जाना। राइट। और अंत में हमने कोर के उस रहस्य को समझा जहां आउटर कोर के डायनामो इफेक्ट ने हमारा जीवन रक्षक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और भयानक दबाव ने इनर कोर को सूरज जैसी गर्मी में भी ठोस बनाए रखा। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प
और विचारणीय तथ्य छोड़ना चाहूंगी जो हमारे जियोलॉजिकल नोट्स के बिल्कुल अंत में है। अच्छा, वो क्या है? विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी अपने निर्माण के समय से ही धीरे धीरे ठंडी हो रही है। ओके। इस ठंडे होने की प्रक्रिया का सीधा असर हमारे कोर पर पड़ रहा है। आउटर कोर का तरल लोहा बहुत ही धीमी गति से जम रहा है और इनर कोर के ठोस हिस्से से जुड़ता जा रहा है। मतलब इनर कोर बड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पृथ्वी का ठोस इनर कोर हर साल लगभग 1 मिलीमीटर की दर से बड़ा हो रहा है। हर साल 1 मिलीमीटर? ये सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जहां करोड़ों सालों की बात होती है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और यही तथ्य एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? भविष्य में जब लाखों या करोड़ों साल बाद पूरा का पूरा आउटर कोर ठंडा होकर जम जाएगा और पूरी तरह से ठोस बन जाएगा, तब उस तरल धातु का बहाव हमेशा के लिए रुक जाएगा। ओहो। तो क्या डायनेमो प्रोसेस के रुकने से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सुरक्षित पृथ्वी का क्या होगा? बाप रे, ये तो डराने वाला विचार है। क्या ये भी मंगल ग्रह की तरह एक मृत और बंजर ग्रह बन जाएगी जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत पहले खत्म हो चुका था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या बात है! जमीन के बिल्कुल केंद्र से जुड़ा यह सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस पृथ्वी को हम इतना शांत मानते हैं, उसके अंदर चल रही ये निरंतर प्रक्रियाएं ही हमारे भविष्य को तय कर रही हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बात तो तय है, पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया आज हमेशा के लिए बदल गया है। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों की परतें खोलते रहेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो वीडियो अभी आपने देखा है, उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ करीब 41 सवाल यानी 41 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव। तो आप उसके बाद इसे जो है करके देखिएगा कि आप कितना का आंसर सही कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सवाल दिए गए हैं वो सभी उसी वीडियो से संबंधित हैं। तो चलिए हम लोग देख लें। पहला है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत को क्या कहा जाता है। तो आप इसमें देखिए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम अभी नहीं देंगे, हम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देंगे। आप लोग पहले खुद से आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर उसे मिलान कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा सवाल है कि पृथ्वी की क्रस्ट पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाती है। चलिए, तीसरा सवाल है कि महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है, यानी ओशियन क्रस्ट की मोटाई पूछ रहा है आपसे। अगला सवाल है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है। क्रस्ट देखिए 2 भागों में बटा था, एक ओशियन क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये सवाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से संबंधित है। अगला देखिए सवाल है कि समुद्री क्रस्ट यानी ओशियन क्रस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बनी है। अगला सवाल, महाद्वीपीय क्रस्ट ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बनी है। अगला सवाल है कि महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है जिसे सियाल भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि महासागरीय क्रस्ट मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है जिसे हम सीमा कहते हैं। अगला सवाल है कि महासागरीय क्रस्ट की औसत घनत्व कितना है। देखिए, अगला सवाल फिर आया कि महाद्वीपीय क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है। देखिए, इन दोनों से सवाल पूछ रहा है, ओशियन क्रस्ट से भी और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी, तो दोनों ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखिए मेंटल से संबंधित सवाल है। पहला सवाल है कि लिथोस्फीयर किन 2 भागों से मिलकर बना है। अगला सवाल कि मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा बनाती है। 13वां सवाल है कि लिथोस्फीयर के ठीक नीचे स्थित कम वेग क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यानी लो वेलोसिटी जोन जो है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि मेंटल के संक्रमण क्षेत्र में पानी की प्रचुरता के बारे में क्या बताया गया है। 15 क्वेश्चन है, टेक्टोनिक प्लेटें मुख्य रूप से किस परत से बनी होती हैं। 16 सवाल है कि जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती और टकराती हैं तो उस सीमा को क्या कहा जाता है। 17 क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ है। अगला सवाल है कि लिथोस्फीयर की मोटाई महासागरीय क्रस्ट के नीचे औसत कितनी होती है। अगला सवाल है कि स्टेनोस्फीयर की गहराई पृथ्वी की सतह से कितनी है। 20 क्वेश्चन है कि मेंटल के संक्रमण क्षेत्र में किस पदार्थ की प्रचुरता के बारे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है। देखिए, अगला सवाल है कि पृथ्वी के बाहरी कोश को क्या कहा जाता है जो कई प्लेटों में विभाजित है।
अगला सवाल है कि विवर्तनिक प्लेटें किस क्षेत्र के ऊपर धीरे धीरे तैरती या चलती हैं। अगला सवाल है कि ऊपरी मेंटल की मोटाई लगभग कितनी है। 24वां सवाल है कि स्फेनोस्फीयर को कम वेग क्षेत्र यानी लो वेलोसिटी जोन क्यों कहा जाता है। 25 क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेंटल में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है। 26, ऊपरी मेंटल यानी अपर मेंटल में 100 किलोमीटर से 350 से 650 किलोमीटर की गहराई पर स्थित अर्ध पिघले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। अब कोर से संबंधित सवाल है, पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जो तरल अवस्था में यानी जो लिक्विड स्टेट में है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर के ठोस होने का मुख्य कारण क्या है। 29 सवाल है कि बाहरी कोर के तापमान के बारे में क्या सत्य है। 30 सवाल है कि पृथ्वी के कोर को नीफे परत क्यों कहा जाता है, यानी नीफे में क्या क्या ऐड है, इसको आपको बताना है। 31 है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है। 32 सवाल है कि सोडेरोफाइल्स क्या है जो पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं। 33 है कि मेंटल और क्रस्ट के विपरीत कोर मुख्य रूप से किससे बना है। देखिए, मेंटल और क्रस्ट की रचना दूसरे तरीके से और कोर की दूसरे तरीके से, तो वही सवाल पूछ रहा है कि कोर किससे बना है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के कुल आयतन में कोर का कितना प्रतिशत योगदान है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। 36 सवाल है, बाहरी कोर की भौतिक अवस्था क्या है। अब देखिए, डिसकंटिन्यूटी से संबंधित अब सवाल है, ये कह रहा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट के बीच की असंबद्धता को क्या कहा जाता है, किस नाम से हम लोग उसे जानते हैं। अगला है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच की असंबद्धता को क्या कहा जाता है। अगला है कि ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की जो असंबद्धता है यानी कि डिसकंटिन्यूटी, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। 40 सवाल है कि मेंटल और बाहरी कोर यानी मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि बाहरी कोर यानी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इस तरह से 41 सवाल है, जो बच्चा वीडियो को सही से देखेगा वो इसका जवाब दे देगा। उसके बाद आप अपने कॉपी में नोट भी कर लेना, और जो आंसर आपको नहीं समझ में आएगा हम कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे, आप उससे मिलान कर लेना।